ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। लेकिन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रिंसिपल पढ़ लेंगे जो तीन टाइप के रोटेटिंग मशीन होते हैं, डीसी मशीन, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इंडक्शन मशीन। तो कोई भी मशीन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो इन तीनों मशीन के लिए एप्लीकेबल है। वो प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मशीन है। तो इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मशीन पढ़ेंगे। मान लो ये एक मैग्नेटिक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ है। सो मैंने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और एक पॉइंट चार्ज लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b से पता चलेगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे कि इस सिचुएशन में ये पॉइंट चार्ज के ट्रैवल करने का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है। तो अगर हम v क्रॉस b का डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब रूल से फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस तरह से हम एक मूविंग चार्ज जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इस पर हम फोर्स का डायरेक्शन और फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं। तो इस फार्मूला का या इस बेसिक्स का हम रोटेटिंग मशीन में यूज़ करेंगे कि करंट का डायरेक्शन कंडक्टर में किस तरफ होगा। बेसिकली रोटेटिंग मशीन में अगर हम मोटर की बात करें तो हम इसमें अगर हम मोटर की बात करें तो हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हम रोटेशन चाहते हैं, मैकेनिकल रोटेशन, या फिर हम ये कहेंगे कि आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी चाहते हैं। अगर हम जनरेटर की बात करें, इस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हम आउटपुट में इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप करंट चाह रहे हैं आउटपुट में तो चार्ज को मूव कराना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, और चार्ज को मूव कराने के लिए आपको चार्ज पे फोर्स लगाना पड़ेगा। और चार्ज पे फोर्स का ये फार्मूला है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए आपको चार्ज पे फोर्स चाहिए। चार्ज पे फोर्स होने के लिए ऑब्वियसली चार्ज तो प्रेजेंट होगा, तभी आप चार्ज पे फोर्स चाहेंगे। और चार्ज को आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी। जैसे अगर एक कंडक्टर इस डायरेक्शन में का ओरिएंटेशन ये है और अगर इस कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकती है। करंट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। तो इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है या फिर चार्ज पे फोर्स का कंपोनेंट इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। तो किसी एक डायरेक्शन में चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स के लिए आपको इनिशियल मूवमेंट देना पड़ेगा चार्ज को। तो चार्ज को मूवमेंट हम कैसे दे सकते हैं? अगर इस पूरे कंडक्टर को आप मूव कराएं तो कंडक्टर के चार्ज भी मूव करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए इस पूरे कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। अब कंडक्टर को मूव कराने के लिए हम ये कहेंगे कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रिलेटिव स्पीड देंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में मूव कराएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टर के रिस्पेक्ट में मूव करा दें, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। तो चार्ज को मूव कराने के लिए बेसिकली हम कंडक्टर को भी मूव करा सकते हैं। तो V मिल गया और मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो इस तरह से हमारे को चार्ज पे फोर्स मिल जाएगा और चार्ज का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी।
अब चार्ज को मूव कराने के लिए पूरे कंडक्टर को मूव कराना पड़ेगा और पूरे कंडक्टर को मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स मैकेनिकल एनर्जी के इनपुट के थ्रू आएगी। तो हम जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देंगे और हमारे को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाएगा और कुछ इसमें लॉसेस भी होंगे। तो हमने ये पता लगा लिया कि हम मैकेनिकल फोर्स लगा करके हम इनिशियल वेलोसिटी दे सकते हैं चार्ज को। अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। अगर ये एक परमानेंट मैग्नेट है तो इसके फ्लक्स की लाइन होती है और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो नॉर्थ पोल से लीव करता है और साउथ पोल में एंटर करता है। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर की बात करें तो फ्लक्स की लाइन कभी ओपन नहीं होती है, नॉर्थ से ओपन होकर बाहर आकर के ये साउथ के थ्रू एंटर कर जाती है, ये डायरेक्शन होगा। और अगर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। ऑब्वियसली अगर ये क्लोज है तो नॉर्थ से साउथ भी होगा और साउथ से नॉर्थ भी होगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल के बाहर फ्लक्स की लाइन का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा और इनसाइड ये साउथ टू नॉर्थ होगा। तो अगर एक परमानेंट मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं मैग्नेटिक मटेरियल, हम मैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक मटेरियल ये वो मटेरियल होता है जिसकी परमिएबिलिटी हाई हो, रिलेटिवली हाई हो। जैसे सॉफ्ट आयरन मटेरियल, उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है। CRGO मटेरियल जिससे ट्रांसफार्मर का कोर को डिज़ाइन किया जाता है, उसकी परमिएबिलिटी भी हाई होती है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं। इनिशियली इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर हम सिंपली मैग्नेट लें तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसको हम एक करंट सोर्स से इसके ऊपर वाइंडिंग माउंट की हुई है। अगर यहाँ से करंट फ्लो करा दें हम DC करंट, और इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा VR, तो स्टेडी स्टेट में यहाँ पे I = V/R होगा। अब हम ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे वाइंडिंग वाउंड कर दें तो इसमें करंट के फ्लो होने की वजह से, अगर करंट का ये डायरेक्शन है, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर होगा, और अगर ये क्लॉकवाइज लूप बना रहा है तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे होगा। और फ्लक्स का करंट इसमें क्लॉकवाइज लूप बनाएगा या एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाएगा, ये करंट के इनिशियल डायरेक्शन और वाइंडिंग के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका रिलक्टेंस कम होगा। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स N है तो MMF जो इसका हो जाएगा ये NI, और फ्लक्स का हम कंप्लीट पाथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बाकी और मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे एयर का काफ़ी पार्ट है, तो यहाँ पे फ्लक्स कम होगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम कंप्लीट मशीन पढ़ेंगे तो दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में एयर गैप काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू जो आ जाएगी MMF डिवाइडेड बाई जो टोटल रिलक्टेंस हो जाएगा कोर के पाथ का और एयर गैप का, टोटल रिलक्टेंस हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अब हम जब मशीन पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ले सकते हैं और परमानेंट मैग्नेटिक भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊँगा। हम लोग अब सबसे सिंपल मशीन से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया है। ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसमें हमने करंट फ्लो करा दिया तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसको हम रोटर कहेंगे। जो भी मशीन में रोटेटिंग पार्ट होगा उसको हम रोटर कहेंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट होगा उसको स्टेटर। तो इस केस में इसको हम
मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इतना जानते होंगे, इतना पढ़ चुके होंगे कि ये रोटर पार्ट है और ऊपर में ये स्टेटर पार्ट है। जितना भी मैंने हैश्ड पार्ट बनाया है, ये हैश्ड पार्ट है और ये भी हैश्ड पार्ट है, मतलब ये कोर मटेरियल है। ये पार्ट, ये रीजन और यहाँ पे जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये सब एयर है, ये सब कोर मटेरियल नहीं है। और ये स्टेटर है, ये आपको एक रिंग दिख रहा है बट ये रिंग नहीं है, ये सिलेंडर का फ्रंट व्यू है। तो अगर ये एक सिलेंडर है, अगर मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं, ये फ्रंट व्यू आपको सर्कल दिखेगा और यहाँ पे स्लॉट काट करके इस तरह से स्लॉट काट करके इसमें वाइंडिंग रखी गई है और ये वाइंडिंग का एक टर्न, फिर पीछे से यहाँ पे भी स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। ये एक वाइंडिंग इस तरह से एक वाइंडिंग इसके ऊपर वोल्ड किया गया है। मैं एक सिंगल वाइंडिंग मशीन दिखाता हूँ आपको। तो अगर यहाँ पे हम इसका स्लॉट काट देंगे, एक सिलेंडर में इस तरह से स्लॉट काटेंगे तो फ्रंट व्यू में बस इतना सा दिखेगा और ये टर्न के वापस आने के लिए दूसरा नीचे वाला स्लॉट होगा। तो यहाँ से एक कंडक्टर ऐसे गया हुआ है और वापस इस तरह से आया हुआ है। तो एक कंडक्टर है, तो अगर कंडक्टर है, हमारे को चार्ज पे फोर्स लगा करके कंडक्टर में करंट फ्लो कराना है। तो इसका फार्मूला हम Q V क्रॉस B लिखेंगे। हमारे को B चाहिए, तो इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया और मान लेते हैं कि मैंने आपको ओरिएंटेशन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको वाइंडिंग का ओरिएंटेशन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे ये ट्रांसफार्मर में पढ़ा दिया, तो आप ट्रांसफार्मर के वीडियो लेक्चर से उसे देख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, रोटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि रोटर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम रोटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहेंगे। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। So this is fulfilled. Now we need relative velocity between magnetic field and the charge. Where are the charges? Charges are in the conductor, and I have placed conductor in the slot of stator. तो और स्टेटर तो स्टैटिक है, तो ये कंडक्टर मूव नहीं करेगा, तो कंडक्टर के ऊपर का चार्ज मूव नहीं करेगा। लेकिन कंडक्टर का मूव करना ज़रूरी नहीं है, हमारे को रिलेटिव स्पीड चाहिए। अगर हम रोटर को रोटेट करा दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट करता हुआ फील होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हमने डीसी सोर्स से एक्साइट किया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वाइंडिंग का अपना इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन मैं स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो होगा V/R। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो करंट का ना डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऊपर होगा या नीचे होगा और उसकी स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर आप इस पूरे फ्रेम को, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको आप रोटेट करा दें, इसको एक रोटेटिंग स्पीड दे दें, तो ये पूरे फ्रेम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करना शुरू करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस रोटर को हमने एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्टेन स्पीड दे दी है, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे को राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ फील होगा। और यहाँ पे कंडक्टर स्टैटिक है। ये जो वेलोसिटी होती है, दिस इज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। So if this rotor is rotating in clockwise direction, this point, we will feel that this point is moving in right direction. So relative to this point, the movement of this conductor, we will feel that if we assume this point to be static, relative to this point will be moving in left direction. So this is the direction of relative of conductor. So now we have the direction of V, and V is in upward direction. So the direction of V cross B will be, this is V. So if you turn the screw in clockwise direction, it will go inside. So the direction of force will be, inside. So the force on the
charge of this conductor will be in inside direction, and the orientation of conductor is like this. If there is a force on the charge of inductor, it doesn't mean that the charge will start moving. Suppose that orientation of conductor is this and charge is moving, the force on charge is in upward direction. अगर ये कोई कंडक्टर है और इसके चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और सर्किट कंप्लीट है, तो ये चार्ज मूव कर सकता है. लेकिन अगर इसके चार्ज पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अब अगर चार्ज मूव करेगा तो ये कंडक्टर को छोड़ देगा. तो इस केस में चार्ज मूव नहीं कर सकता. जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो चार्ज कभी भी अपने मटेरियल को छोड़ नहीं सकता है. ये मटेरियल के अंदर मूव ज़रूर कर सकता है जो फ्री चार्जेस होते हैं. तो अगर चार्ज पे फोर्स कंडक्टर के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में लग रहा है तो चार्ज मूव कर सकता है अगर सर्किट कंप्लीट है तो. लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो चार्ज मूव नहीं कर सकता. तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो चार्ज पे फोर्स कंडक्टर के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए. जैसे इस केस में कंडक्टर का ओरिएंटेशन ये है और अगर हम V क्रॉस B से F का डायरेक्शन पता चला लगाएं तो ये अंदर की तरफ आ रहा है. तो चार्ज पे फोर्स कंडक्टर के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में है, तो अगर सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ पे ये चार्ज फ्लो कर सकता है, मतलब हमारे को इलेक्ट्रिक करंट मिल सकती है. अगर हम यहाँ पे देखें, ये रिटर्न पाथ है कंडक्टर का. तो अगर पहले पाथ में करंट का डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली रिटर्न पाथ में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. जैसे अगर फॉरवर्ड पाथ में फर्स्ट टर्न में करंट का डायरेक्शन इनसाइड है तो ऑब्वियसली रिटर्न पाथ में करंट का डायरेक्शन आउटसाइड द बोर्ड होना चाहिए. तो ये हम चेक करके देखते हैं. ये रोटर को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया है. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में रोटेट करने की होगी. लेकिन हमारे को फार्मूला में ये जो स्पीड होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड नहीं होती है. दिस इज द स्पीड ऑफ पॉइंट चार्ज रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे को इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ फील हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पॉइंट चार्ज है रिलेटिव स्पीड से ये हमारे को राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ फील होगा. तो ये पॉइंट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने नीचे से ऊपर एस्यूम किया है. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये V का डायरेक्शन है. अब अगर V क्रॉस B का हम डायरेक्शन देखें तो ये आउटसाइड आ जाएगा. तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है इस पे फोर्स आउटसाइड लगेगा. तो पहले ऊपर वाले टर्न में हमने फोर्स इनसाइड है, करंट की टेंडेंसी इनसाइड होगी फ्लो करने की, और यहाँ वाले में आउटसाइड होगी. तो करंट का सक्सेसफुली कंडक्शन हो सकता है. अगर ऊपर वाले टर्न में और नीचे वाले रिटर्न पाथ में दोनों में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो उसकी टेंडेंसी एक दूसरे को अपोज करने की होगी, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन मटेरियल पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और इस रोटर को रोटेट करा करके कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड जनरेट कर दी. और हमारे को ये जो फोर्स आ गया चार्ज पे, ये फोर्स चार्ज पे होता है. चार्ज पे जो फोर्स है ये कंडक्टर के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में है. तो अगर सर्किट कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है. ये हम कंडक्टर का दो एंड मान लेते हैं. अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता. अगर इसको हम रेजिस्टेंस लगा करके कंप्लीट कर दे तो यहाँ पे करंट, हमने दोनों एंड का, दोनों कंडक्टर का एंड यहाँ पे लेकर के इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. ये इनसाइड करंट है, ये कंडक्टर का सपोज इनसाइड पार्ट है और ये जो है ये आउटसाइड पार्ट है. हमने बाहर की तरफ रेजिस्टेंस लेकर के इसको इस तरह से रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे अगर ये रोटेट कर रहा है ना, तो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B से चार्ज पे फोर्स लगेंगे. सर्किट कंप्लीट है, चार्ज पे अगर फोर्स लगेगा तो चार्ज मूव करेगा, तो हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है. अगर करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है तो ये P इक्वल टू I स्क्वायर R पावर डिलीवर करेगा. अब अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे फोर्स इनसाइड लग रहा था तो मैं करंट का डायरेक्शन
क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा था, तो करंट का डायरेक्शन भी हमने फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे देखा है, और करंट का डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से ही पता लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखा दिया। ये करंट कंडक्टर में है और कंडक्टर स्टेटर पे प्लेस्ड है। अब अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट का जो डायरेक्शन है ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं इस साइड से देखूँ तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर आप यहाँ से देखें करंट इनसाइड है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा करंट का। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इस कंडक्टर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर कंडक्टर में करंट की वजह से है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इज द एमएमएफ ऑफ स्टेटर, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज ऑफ रोटर। अब हमारे पास मशीन में दो मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो है। आपको पता होगा कि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं एक फोर्स जनरेट होता है या एक टॉर्क लगता है। मशीन में जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है ये आप कुछ इस तरह से पढ़ते होंगे, एमएमएफ इंटू फ्लक्स इंटू साइन थीटा, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 φ2 एंड इंटू साइन थीटा। अगर दो फ्लक्स हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं और इसकी वजह से टॉर्क लगता है। तो अब टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? हमारे को ये पता है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल सेम पोल रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और नॉर्थ पोल अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन हमारे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है ना, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि किस पे टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन पहले इसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टर्म में बना लेते हैं। अब अगर हमारे को ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से हम रोटर का कौन सा एंड को हम नॉर्थ पोल कहेंगे और कौन सा एंड को साउथ पोल कहेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये फील्ड किसका है। ये फील्ड रोटर का है, तो इस फील्ड की वजह से हम स्टेटर का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं डिसाइड कर सकते। अगर ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है तो हम सिर्फ रोटर का नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस फील्ड की हेल्प से पता लगा सकते हैं। अब हमारे को पता है कि फील्ड जिस एंड से बाहर निकलता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो रोटर का ये जो हो जाएगा ये एंड, इसको हम रोटर का नॉर्थ पोल कहेंगे। इसको मैं NR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ कि हमने रोटर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड माना था, दिस इज एमएमएफ ऑफ रोटर, और यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें करंट का डायरेक्शन इनसाइड आया था, और यहाँ पे जो स्लॉट है इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड आया था, और इसको हम स्टेटर करंट कहेंगे। और इस करंट की वजह से जो एमएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ पे इस करंट की वजह से जो डायरेक्शन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हम स्टेटर का एमएमएफ कहेंगे। मैं यहाँ पे हैश्ड पार्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि कौन सा कोर मटेरियल है और कौन सा एयर है, वो पिछले डायग्राम में हमने दिखा दिया था। अब यहाँ पे हमारे को दो एमएमएफ के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन पता लगाना है। तो टॉर्क का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हेल्प से हम रोटर और स्टेटर का नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड करेंगे। अब अगर हम रोटर की बात करें तो हमें पता है, और मैंने आपको ये भी बताया, इम्पॉर्टेंट है ये, कि रोटर का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम रोटर के मैग्नेटिक फील्ड से ही पता लगा सकते हैं, और स्टेटर का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से ही पता लगा सकते हैं। इसमें गलती क्या हो सकती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम रोटर का नॉर्थ पोल पता लगाते हैं। तो यहाँ से अगर रोटर का फील्ड बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली ये जो पोल हो जाएगा इसको हम रोटर का नॉर्थ पोल कहेंगे, नॉर्थ पोल ऑफ रोटर। और यहाँ पे रोटर में मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है,
तो इसको हम रोटर का साउथ पोल कहेंगे। दिस इज साउथ पोल ऑफ रोटर। उसी तरह से अब अगर मैं पूछूं कि स्टेटर का साउथ पोल कौन सा होगा, अब अगर आप इस फील्ड के हेल्प से स्टेटर का पता लगाएं तो ये फील्ड यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये स्टेटर का नॉर्थ पोल होगा। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, ये फील्ड रोटर का है तो इससे हम रोटर का ही पोल पता लगाएंगे, स्टेटर का पता नहीं लगाएंगे। तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था। ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो हम इसको स्टेटर का साउथ पोल कहेंगे। दिस इज साउथ पोल ऑफ स्टेटर। और ये स्टेटर का कोर मटेरियल है और ये कोर मटेरियल और ये यहाँ पे एयर है, तो यहाँ से ये फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसको हम नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर कहेंगे। यहाँ पे एंटर कर रहा है, फिर यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो ये फिर से एक नॉर्थ पोल ऑफ स्टेटर बनाएगा, और यहाँ पे ये एंटर कर रहा है तो ये साउथ पोल ऑफ स्टेटर बनाएगा। लेकिन हमारे को नॉर्थ पोल ऑफ रोटर और पोल ऑफ स्टेटर देखना है। यहाँ पे स्टेटर के दो पोल दिख रहे हैं दोनों एंड पे, लेकिन ये जो एयर गैप है, ये रोटर और स्टेटर का जो इंटरफेस है, इसी पोल की हमारे को बात करनी है, और इसी पोल की वजह से टॉर्क जनरेट होगा। तो हम सिर्फ इस पोल को लेंगे, इस पोल को नहीं लेंगे, रोटर और स्टेटर के बीच का जो इंटरफेस है। तो इस पोल को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ से टॉर्क इस पे रोटर पे भी लगेगा और टॉर्क स्टेटर पे भी लगेगा। ये रोटर स्टेटर को इधर अट्रैक्ट करेगा और स्टेटर जो है ये रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। लेकिन स्टेटर स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर सकता है, तो इस पर टॉर्क का डायरेक्शन पता लगा के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। रोटर मूव कर सकता है, तो हम टॉर्क का डायरेक्शन रोटर पे ही पता लगाएंगे। जो भी मूविंग पार्ट रहेगा उस पर हम टॉर्क का डायरेक्शन पता लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें रोटर पे ये साउथ पोल जो इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। रोटर का साउथ पोल है, ये रोटर का, ये स्टेटर का साउथ पोल है, तो ये पोल रोटर के पोल को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आ जाएगा। ये नॉर्थ पोल रोटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और स्टेटर का ये नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क आ जाएगा। सारे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सारे एडिटिव है, तो इसका नेट टॉर्क आ जाएगा, ये रोटर पे होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल टॉर्क से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये जो टॉर्क जनरेट हुआ है, ये दो इलेक्ट्रिक करंट के, इसको हम इलेक्ट्रिकल टॉर्क इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इस टॉर्क का कॉज जो है किसी मैकेनिकल इनपुट से ये टॉर्क नहीं जनरेट हुआ है। ये टॉर्क स्टेटर में करंट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर में करंट की वजह से, या फिर हम अगर और पीछे से आए शुरुआत से, तो पहले हमने एक रोटर में क्लॉकवाइज रोटेशन दिया था, है ना, मैकेनिकल फोर्स के थ्रू। इस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से स्टेटर में करंट जनरेट हुआ, ठीक है। स्टेटर में करंट जनरेट होने की वजह से स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आया और रोटर मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, तो इन दो फील्ड की इंट्रैक्शन की वजह से ये जो टॉर्क आया है, इसको हम TE से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, हमने रोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया था और टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया था और TE एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे अगर मैं इस टॉर्क का कॉज पूछूं, इस टॉर्क के जनरेट होने का कॉज करंट है, और करंट के जनरेट होने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में रोटर के मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर के बीच की रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड कहाँ से आई? रिलेटिव स्पीड इस रोटर को रोटेट कराने से आई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक
टॉर्क का जो कॉज है ये रोटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। कॉज ऑफ दिस टॉर्क इज मूवमेंट और क्लॉकवाइज, ओके लेट मी राइट इट, मूवमेंट, कॉज इज मूवमेंट ऑफ रोटर। और हम लेंस लॉ से जानते हैं कि, और यहाँ पे जो ये टॉर्क या करंट जो जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हुआ है। तो लेंस लॉ से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो भी करंट होगा या टॉर्क होगा या फिर जो भी इफेक्ट आएगा वो अपने कॉज के अपोजिट आएगा। तो हमने कॉज रोटर का, कॉज था यहाँ पे रोटर का क्लॉकवाइज रोटेशन, और इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे को, और इन इफेक्ट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है रोटर पे ही। तो रोटर पे आपने मैकेनिकली एक क्लॉकवाइज टॉर्क दिया था और उसका इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो ये लेंस लॉ को वैलिडेट कर रहा है। लेंस लॉ वैलिडेट हो गया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को वैलिडेट करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक मशीन कोई एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती या कोई भी सिस्टम एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर हम इसको जनरेटर कह रहे हैं, अगर ये जनरेटर है, इसमें हम इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आउटपुट हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। तो अब अगर हम इस सिस्टम में एनर्जी कैसे दे रहे हैं, अगर ये अपोजिंग टॉर्क नहीं होता तो एक बार अगर आप इस मशीन को रोटेट करा देते, हम फ्रिक्शनलेस सिस्टम लेके चल रहे हैं, मशीन को अगर आपने ओमेगा आर स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया और कोई अपोजिंग टॉर्क नहीं है, तो ये हमेशा रोटेट कर रहा होता। अगर ये हमेशा रोटेट कर रहा होता तो यहाँ पे हमारे को हमेशा एक इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा होता। अगर इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस आर में फ्लो हो रहा है तो आउटपुट पावर हम कहेंगे आई स्क्वायर आर मिलेगा, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है हमेशा, है ना, तो इसका मतलब हमें कोई इनपुट नहीं देना पड़ रहा है। अगर आप किसी सिस्टम को, किसी ऑब्जेक्ट को टॉर्क लगा करके रोटेट करा रहे हो, अगर ये ओमेगा आर स्पीड से रोटेट कर रहा है और आप इसमें टॉर्क लगा रहे हो, तो पावर डिलीवर्ड बाय यू विल बी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा आर। अगर ये ओमेगा आर की कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है बिना किसी टॉर्क लगाए हुए, तो पावर, इनपुट पावर विल बी इक्वल टू 0। इस केस में अगर आप चाहते हैं कि इस रोटर को आप कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करें, तो इस पे नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, इस पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन रोटर के रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट होगा लेंस लॉ से। तो इस पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है जो कि रोटेशन के अपोजिट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ओमेगा आर की कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क को 0 करने के लिए आपको एक इनपुट टॉर्क लगाना पड़ेगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हम यहाँ पे आप इनपुट में एक मैकेनिकल टॉर्क देंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू अपोजिंग टॉर्क। इसका मतलब आप मैकेनिकल टॉर्क लगा रहे हैं, मैकेनिकल टॉर्क दे करके, इसको मैं मैकेनिकल टॉर्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर टी ऑफ प्राइम मूवर के टॉर्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना टॉर्क लगा करके आप इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करा रहे हैं, तो आप इसका मतलब इतना इनपुट पावर दे रहे हैं। ये इनपुट पावर हो गया इस जनरेटर को, इसको मैकेनिकल पावर कहेंगे। और इलेक्ट्रिकल पावर में आपको आई स्क्वायर आर मिल रहा है, और सिस्टम के अंदर कुछ लॉसेस भी होंगे, तो हम कहेंगे दिस इनपुट पावर इज इक्वल टू लॉसेस प्लस आउटपुट पावर। तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी वैलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने जनरेटर के लिए पढ़ लिया। इसी तरह से अब हम मोटर के लिए पढ़ते हैं। तो मोटर का भी प्रिंसिपल सेम ही है, बस अगर हम मोटर में हम इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे,
और हम एक्सपेक्ट करेंगे हमारे को मैकेनिकल एनर्जी मिले। आप इनपुट में इलेक्ट्रिक करंट देंगे और आप चाहेंगे कि आउटपुट में एक मैकेनिकल टॉर्क मिले जिससे हम लोड को रोटेट करा सकें या फिर उसमें हम मूवमेंट दे सकें। तो अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमारे को आउटपुट मिल रहा था, यहाँ से हम इनपुट देंगे। तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस के बदले सोर्स लगा दे रहा हूँ और मैं बस आपको प्रिंसिपल समझाने के लिए यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा रहा हूँ। बस मैं इनिशियली आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि टॉर्क कैसे जनरेट होगा, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे डीसी नहीं लगाएंगे हम, या फिर डीसी हम लगा भी सकते हैं डीसी मोटर में, लेकिन ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। अगर डीसी मोटर की भी हम बात करें तो इसमें कम्यूटेटर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बस मैं ये प्रिंसिपल बताने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि इस यहाँ पे मैंने आउटपुट की जगह पे रेजिस्टेंस की जगह पे एक सोर्स लगा दिया। हम यहाँ पे सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। और तो इसके इस स्लॉट में जो कंडक्टर रखा हुआ है ना, और मान लेते हैं कि स्लॉट में करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है और इस तरह से ये इनपुट करंट हम दे रहे हैं, ठीक है। जनरेटर में हम इसको रोटेट कराते थे, लेकिन अब हम आउटपुट चाहेंगे कि ये अपने आप ही रोटेट करे, तो हम इनिशियल रोटेशन का डायरेक्शन नहीं दे सकते। इस तरह से हमने इनपुट दे दिया। अब यहाँ पे भी हमारे को आउटपुट में कितना टॉर्क मिलेगा, इसके लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी जो टॉर्क लगेगा, जैसे यहाँ पे भी टॉर्क दो फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से आएगा। तो अगर हमने इस डायरेक्शन में करंट दे दिया है स्टेटर में, ये करंट स्टेटर की वाइंडिंग में फ्लो करेगा, और हमने सेम डायरेक्शन लिया तो स्टेटर का एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हमने एक्साइट कर दिया है सोर्स लगा करके। तो रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब अगर रोटर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो जैसे हमने जनरेटर के केस में बताया था, पोल पेयर्स जनरेट हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाएंगे, और नॉर्थ पोल सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिछले केस में और इस केस में मैग्नेटिक एमएमएफ का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो डायरेक्शन आया था ये एंटी क्लॉकवाइज आया था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का नेट टॉर्क का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये रोटर अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। अगर कोई अपोजिंग टॉर्क नहीं है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन जनरली चाहे वो डीसी मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर हो, किसी भी मोटर में जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, या फिर हम ऐसे कहें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और हम इस रोटर से मैकेनिकल लोड को कपल कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए, अगर ये रोटेट कर रहा है, इसको हम एक पुली से कपल कर सकते हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये पुली भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये लोड को लिफ्ट करने का काम करेगा। लोड का वेट अगर mg है और ये पुली का रेडियस r है, तो यहाँ पे जो मैकेनिकल टॉर्क हो जाएगा ये mg इंटू r हो जाएगा। और अगर ये मैकेनिकल टॉर्क इलेक्ट्रिकल टॉर्क के इक्वल है, TE इक्वल टू टी लोड, T इक्वल टू हम कहेंगे ये mg इंटू r के इक्वल आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क के इक्वल नहीं है तो नॉर्मली इंडक्शन किसी भी मशीन मोटर में जैसे जैसे अगर ये टॉर्क ज़्यादा है, ये टॉर्क कम है, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है इसके ऑपरेटिंग रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की स्पीड की वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर इनिशियली ये ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और कम होकर के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल टॉर्क की वैल्यू लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगी, तो उसको हम स्टेडी स्टेट कहेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट कहेंगे। जिस स्पीड पे दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाएगा वो पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट उसको हम स्टेडी स्टेट भी कहेंगे। तो वहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देंगे। हमने टॉर्क का डायरेक्शन पोल पेयर की हेल्प से पता लगाया था, जिसमें
पहले मैग्नेटिक फील्ड पता है, फिर उसकी हेल्प से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता लगा लेते हैं और फिर टॉर्क का डायरेक्शन पता लगा लेते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली बस इतना कीजिए कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग टॉर्क का डायरेक्शन जहाँ भी लगेगा उसकी वजह से ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अलाइन होने की कोशिश करते हैं। अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को के डायरेक्शन में होना चाहते हैं। तो अगर हम जनरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन इस तरीके से होगा ताकि ये इसके साथ, सॉरी ये एफएस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ये एफ आर इस तरह से अलाइन होना चाहेगा। एफ एस भी अलाइन होना चाहेगा लेकिन स्टेटर मूव नहीं कर सकता है, तो एफ एस यहीं पे फिक्स रहेगा। रोटर मूव कर सकता है, तो रोटर मूव अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो ये एफ आर का डायरेक्शन भी एफ एस के साथ हो जाएगा। ये जनरेटर के केस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा था। अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में यहाँ पे टॉर्क इस करंट की वजह से जनरेट होगा और मोटर के केस में टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो फिर से ये फील्ड इस फील्ड के साथ अलाइन होना चाहेगा। अगर इस इंस्टेंट पे अगर हम टॉर्क क्या मैग्नीट्यूड की बात करें तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू एफ आर इंटू एफ एस, दोनों के एमएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटू दोनों एमएमएफ के बीच का जो एंगल होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हमने 90 डिग्री ले लिया। अगर आपने, जैसा कि मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे डीसी सोर्स कनेक्ट कर रखा था, अगर हम डीसी का सोर्स ही कनेक्ट करें तो एफएस का डायरेक्शन फिक्स रहेगा इस डायरेक्शन में, और अभी एफ आर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एफ आर रोटेट करके इस डायरेक्शन में आएगा। जब एफ आर और एफ एस अलाइन हो जाएंगे, एफ आर भी इसी डायरेक्शन में है और एफ एस भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तब उस टाइम पे रोटर पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। हो सकता है कि ये अपने इनर्शिया की वजह से फर्दर रोटेट करना चाहे। अब अगर ये 90 डिग्री से, रोटर अगर 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट कर जाएगा तो एफ आर का डायरेक्शन ये फर्दर रोटेट करेगा। तो मैं इनिशियल पोजीशन बता रहा हूँ। इनिशियल एफ एस इस तरह से था और इनिशियली एफ आर का ये डायरेक्शन था। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ये पोजीशन हो गई। अब एफ एस का ये पोजीशन है और मान लो कि एफ आर का ये पोजीशन है। अगर एफ आर एफ एस से नीचे है तो इस पर टॉर्क अब ऊपर की तरफ लगेगा और इस पर टॉर्क यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक क्वाड्रेचर में हम देख रहे हैं कि एफ आर पे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हम इस क्वाड्रेचर की बात करें तो एफ आर पे टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो नेट टॉर्क इस पर 0 हो जाएगा। अगर ये हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है एक क्वाड्रेचर में, रोटर बहुत कम टाइम के लिए बस बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एवरेज टॉर्क इस पर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डीसी लगा दूँ तो ऑन एन एवरेज रोटर रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। दोनों डायरेक्शन में टॉर्क लगने का रीज़न क्या है? अगर हम इस एंगल को 90 माने, पॉजिटिव 90 माने, अगर एफ आर इस तरफ आ जाएगा तो अब ये एंगल अपोजिट हो जाएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस साइन थीटा। तो थीटा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टॉर्क लगेगा, थीटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टॉर्क, और ऑन एन एवरेज एक साइकिल में टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम नॉर्मली रोटेटिंग मशीन में, जितनी भी रोटेटिंग मशीन है, स्टेडी स्टेट में हम ये चाहेंगे कि ये थीटा फिक्स रहे। अगर ये थीटा फिक्स है, एफ आर अगर रोटेट कर रहा है, अब थीटा फिक्स कैसे रह सकता है? तो क्योंकि रोटर को तो हम चाहेंगे ये रोटेट करे। अगर रोटर रोटेट कर रहा है, थीटा को फिक्स करने के लिए आप ये चाहेंगे कि जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ये भी रोटेट करे, तभी थीटा दोनों के बीच का फिक्स रहेगा। और थीटा अगर फिक्स रहेगा तो हमारे को कांस्टेंट टॉर्क मिलता रहेगा। तो थीटा को फिक्स करने के लिए अब हमारे को स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट कराना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे डीसी सोर्स लगा देंगे तो इस सिचुएशन में कोई कम्यूटेटर नहीं है, सिर्फ डीसी सोर्स लगा हुआ, तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करेगा। तो अब हम
हम यहाँ पे कुछ ऐसा चाहेंगे कि ये रोटेट करने लगे, तो इसके बाद हम लोग उसको स्टडी करेंगे कि हमें अगर 3 फेज़ वाइंडिंग यूज़ करें और इसको बैलेंस सप्लाई दे दें, तो तीनों वाइंडिंग में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, 3 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं और उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे एनालाइज करें, तो हमारे को ऐसा लगेगा कि वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, और उसके रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, और रोटेट करने का जो डायरेक्शन होगा वो सप्लाई के फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा। तो हम नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 फेज एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर रहा है, और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा और उसी स्पीड से हमने ये देखा कि थीटा को यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए दोनों फील्ड को रोटेट करेंगे। तो जनरल मशीन में, किसी भी मशीन में अगर स्टेडी स्टेट की बात करें, तो जो स्टेटर फील्ड है और रोटर फील्ड है, दोनों को हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे मेंटेन रोटेट करना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन एंगल बिटवीन देम, क्योंकि अगर एंगल कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये रोटर टॉर्क भी कांस्टेंट नहीं होगा। स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कांस्टेंट होता है और मशीन कांस्टेंट स्पीड पर अगर रोटेट कर रही है, अगर जनरेटर की बात करें, तो इस टॉर्क को, रोटर की स्पीड को कांस्टेंट करने के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो इस अपोजिंग टॉर्क के बदले हम एक प्राइम मूवर से टॉर्क सप्लाई करते हैं और दोनों इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम लोग 3 फेज वाइंडिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन देखेंगे।